तो क्या हुआ बताइए, अब ओम का नियम है ना, ओम ऐसा भी लिखा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम आरोपित विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध स्थापित करने के लिए, है ना, ओम नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ओम का नियम दिया, ठीक है। तो किसके बीच में संबंध बताता है ये, किसके बीच में, आरोपित विभवांतर और प्रवाहित धारा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट में आप, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, ओम का नियम है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर गलती क्या होती है बच्चों से, यहाँ पर गलती क्या होती है। मैंने बोला यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, कामा ताप, है ना, कामा ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के मध्य भी लिख सकते हो, सिरों के मध्य या सिरों पर भी बोल सकते हो, मध्य आरोपित विभवांतर के, उसके सिरों पर भी लिख सकते हो, चलो पर लिख दो, सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये हमारा नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, इसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर बताइए मेरे को, विभवांतर आरोपित करने पर धारा प्रवाहित होती है कि धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर उत्पन्न होता है? बोलो, विभवांतर आरोपित करने पर धारा प्रवाहित होती है कि धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर उत्पन्न होता है? क्या सही है? अभी तक की जो हमने व्याख्या की उसमें क्या, क्योंकि कई बच्चों को मैंने यहां पर देखा हूं, चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ऐसा लिखते भी पाया गया, और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बताइए आप, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर बताइए आप, बोलो। विभवांतर आरोपित करने पर धारा प्रवाहित होती है कि धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर उत्पन्न होता है? अभी तक जो चर्चा हुई इसके आधार पर बताइए। नहीं आ रही बात समझ में? विभवांतर उत्पन्न करते हो कि आरोपित करते हो? हाँ बताओ, आरोपित करते हो ना। धारा कब बहती है? जब एक तरफ का भाग, एक तरफ उच्च विभव और एक तरफ क्या करते हो आप, निम्न विभव क्या करते हो, देते हो, आरोपित करते हो, लगाते हो, तब धारा बहती है। हमने जो 2-3 डेरिवेशन पढ़े, कल भी पढ़ा आज भी पढ़ा, उसमें हमने क्या किया, यदि हम वो बैटरी न लगाएं तो धारा बहेगी क्या बताइए? इलेक्ट्रॉन तो उस समय भी गति कर रहे थे, लेकिन कोई किधर जा रहा था, कोई किधर जा रहा था, कोई किधर जा रहा था। बात समझ में आ रही है? हाँ, जो हमने इसके पहले जो डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में क्या लिखा था, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए, और वहां पर इलेक्ट्रॉन थे, है ना। और जब मैंने अनुगमन वेग की व्याख्या किया था तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। सिंगल अगर चालक रखा हुआ भी है, आपका चालक तार रखा हुआ भी है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं।
लेकिन वो गति कर रहे हैं तो क्या वो एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग अलग गति करते थे, इसलिए उनका औसत वेग शून्य हुआ करता था प्रारंभ में, है ना, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन कहीं एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो औसत वेग शून्य हो जाता था। लेकिन वो एक निश्चित दिशा में कब गति करते हैं बताइए? जब आप क्या करते हो, उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हो। विद्युत क्षेत्र मतलब क्या? विभवांतर आरोपित करते हो। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? यस और नो? माइक किसका? माइक बंद करो, माइक। हाँ, तो मतलब जब तक हमने विद्युत क्षेत्र यानी कि विभवांतर आरोपित नहीं किया था तब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति नहीं किया, है ना, नहीं कर रहे थे। ठीक है, विभवांतर आरोपित करने पर ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो क्या बहती है? फिर धारा बहती है। समझ में आ गई बात? यस, इसलिए यहां पर विभवांतर उत्पन्न होता है वाली लाइन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। विभवांतर आरोपित करने पर धारा प्रवाहित हो रही है चालक में, न कि धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। क्लियर हुआ? धारा तब बहती है जब विभव में क्या रहता है? अंतर रहता है। तो विभव में अंतर क्या करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आरोपित करना पड़ेगा। क्लियर? तो उत्पन्न शब्द यहां लिखोगे क्या? उत्पन्न, धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर उत्पन्न नहीं हुआ है, विभवांतर आरोपित किए हैं, विभवांतर लगाए हैं, विभव का अंतर दिए हैं, तब जाके क्या हुई है? धारा बही। क्लियर? राइट? तो हाँ, तो अब कोई भी यहां पर उत्पन्न नहीं लिखेगा, है ना? क्लियर हो गया सबको? तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I हो, तब प्रवाहित धारा I हो, तब ओम के नियम से, तब किस नियम से? ओम के नियम से। क्या बोल रहा है ओम का नियम? V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब यहां ऐसा लिखा हुआ जरूर है, चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती, तो आप फिर ऐसा मत कर देना उसमें I इज प्रोपोर्शनल टू V, ये गड़बड़ हो जाएगा। लिखो आप यहाँ कैसा भी, लेकिन लिखना आपको यहाँ पर कैसा है? इस तरह से आप लिखो, आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, वो भी चल जाएगा, है ना? आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी चल जाएगा। या हमने जो लिखा है, चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, वो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन लिखना आपको क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू I ही लिखना है, उसको I इज प्रोपोर्शनल टू V मत कर देना, है ना, नहीं तो फिर आगे सब चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I हो, तब ओम के नियम से V इज प्रोपोर्शनल टू I। हाँ, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा? एक नीतांक क्या करना पड़ेगा? गुणा, है ना? ये हो गया V इज इक्वल टू RI, जहां R एक नीतांक है जिसे क्या कहते हैं? चालक का क्या कहते हैं? बोलो। हाँ, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका कंप्लीट ओम का नियम। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट ओम का नियम हुआ कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर या उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I हो
तब ओम के नियम से V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर किसी ने ओम का नियम पूछा तो आपको इतना बताना है। क्लियर होगी बात? यस और नो? अब हम इसको ओम के नियम का सत्यापन भी कर देते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम का सत्यापन देखते हैं। बहुत आसान होगा, बड़ा कठिन काम नहीं है, क्योंकि आपने आज जो किए हो उसी आधार पर हम बताएंगे। ओम के नियम का ओम के नियम के सत्यापन में चलिए, तो ओम के नियम का सत्यापन करने जा रहे हैं हम, है ना। और ये डायग्राम आपका चिर परिचित वही डायग्राम है कि नहीं? कौन सी बार बना रहे हो आप इसको? हाँ, इसके पहले कितनी बार बना चुके हो? है ना, दो बार बना चुके हो, ये तीसरी बार बना रहे हो, है ना। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि हमको क्या क्या लिखना होता है इसके अंदर। ठीक, तो ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A, कॉमा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd, कॉमा एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, कॉमा आरोपित विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I है ना। तो बहुत आपको याद हो जाना चाहिए। I है तब से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तब विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध से सीधे तब विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध से। देखो ये संबंध कितना काम का है कि नहीं? हाँ, अरे माइक तो बंद कर दो भैया। हाँ, माइक बंद कर दो। निशा माइक बंद करो। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध से क्या होता है बताइए? संबंध I इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो क्या होता है? NaVd, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, बोला था मैंने NaVdE। और ये जो V लिखते हो Vd, ऐसा लिखना है, समझ गए? ये D जो रहे वो बिल्कुल नीचे रहे चरणों में V के। क्लियर? NaVdE समीकरण नंबर 1। परंतु अब बताओ, परंतु अनुगमन वेग का सूत्र आप लोगों ने क्या निकाले आज? अनुगमन वेग Vd इज इक्वल टू कितना होता है? क्या निकाले थे बताओ? आज ही निकाले ना अनुगमन वेग। इसी को अपवाह वेग भी कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। बताइए Vd इज इक्वल टू, नहीं मालूम? E था, कैपिटल V था, टाउ और अपॉन ml, यही था ना? अरे था कि नहीं? तो मैं नहीं लिखता, बोलो। हाँ, तुम बोलोगे तो लिखूंगा। था कि नहीं? हाँ, तो ये Vd इज इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन ml समीकरण नंबर 1 से लिखो। चलो I इज इक्वल टू n, सही है, A भी सही है, Vd E कैपिटल V टाउ अपॉन ml, और यहाँ पर ये आ गया E, ये वाला E। Na सेम है, Vd का मान ये रखा और ये E वाला। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दो। I इज इक्वल टू n, E इंटू ई क्या होगा? E इंटू ई स्क्वायर, और n E इंटू ई स्क्वायर टाउ A, और अपॉन में लिख दो यहाँ ml। ठीक है, और इसको डाल दो कोष्टक में, और बाकी जो है या अभी कोष्टक में नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बाद में डालते हैं इसको। इनटू कौन बचा है यहाँ पर? V बचा हुआ है, ये V है ना बचा हुआ। क्लियर? यानी इन सब में से मैंने V को क्या कर दिया हूँ? अलग कर दिया हूँ। सब में से V को अलग कर दिया, और क्या लिख दिया? n E इंटू ई स्क्वायर टाउ A, ये हो गया n E स्क्वायर टाउ A अपॉन ml, और इंटू क्या हो गया? V हो गया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये ml को इसके साथ गुणा करूंगा, यानी ये नीचे की राशि ऊपर आ जाएगी और ऊपर की राशि कहाँ जाएगी, नीचे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ml ऊपर गया यहाँ अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये नीचे आ गया, और इंटू में क्या आ गया यहाँ पर आई इज इक्वल टू वी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नीचे की राशि ऊपर में गुणा हो गई, ऊपर की राशि नीचे आ गई। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो, अब ये v मैं यहां इस तरफ v लिख देता हूं और ये वाले को इस तरफ लिख देता हूं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, और इंटू लिख देता हूं आई। अब कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं होनी चाहिए। और इसको मैं कोष्टक में लगा देता हूं। अब देखो ये सब नियतांक है ना, ये जितना भी है ये अंदर लिखा हुआ है सब नियतांक राशि। क्यों? देखो ये m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चाहे किसी का भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन हो, वो कभी बदलने वाला नहीं है। l चालक तार की लंबाई है, और हमने ओम के नियम में पहले ही बोल दिए हैं, यदि किसी चालक तार की लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना हो मतलब l नहीं बदलेगा। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। टाउ क्रांतिकाल है, समय नहीं बदलेगा। e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी नहीं बदलेगा, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है, वो कभी नहीं बदलने वाला है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में उपस्थित। ये सब चीजें कैसी है? नियतांक है। तो सब चीजें जब नियतांक है तो पूरी मिलकर भी क्या बनाएंगी? क्या बनाएंगी बताओ? पूरी मिलकर हाँ नियतांक ही बनाएंगी, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, इसके जगह पर हम नियतांक लेंगे r और यहाँ लिख देंगे i, और यहाँ लिख देंगे चूंकि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या? नियतांक। क्लियर? यस। और जब v इज इक्वल टू आर आई आ गया, इसको क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे? लिखोगे कि नहीं भाई? जब नियतांक को आप हटाएंगे, नियतांक को जब आप हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? अनुक्रमानुपाती। और ये क्या है? क्या है ये? ओम का नियम है, तो यहां लिख देंगे यही है ना, यही ओम का नियम है ना। ठीक, और ये क्या हो गया आपका? सिद्ध हो गया। क्लियर? यस और नो? है ना। तो बहुत आसान था ये, इतना आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है ना। अब देखो कई बार ओम का नियम ऐसा भी पूछ लेता है ना, इसमें कोई समस्या नहीं थी। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। कुछ नहीं किया था हमने, ये पुराना चित्र बनाया, पुरानी थ्योरी बोली, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखा, I इज इक्वल टू एन ए वी डी ई, अनुगमन वेग वी डी इतना होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ई वी टाउ अपन एम एल, आज ही हमने इसका व्यंजक निकाला है ना। और समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर मान रख दिया वी डी का, थोड़ा सा सेट कर दिया, v को अलग कर दिया, फिर इस पूरे पद को इस तरफ ला दिया है ना, फिर v इज इक्वल टू इतना लिख दिया, और ये पूरा राशि नियतांक है तो r, और r हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती, और यह ओम का नियम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? कई बार हाँ, फिर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? जहाँ पर आरोपित शब्द के स्थान पर आप उत्पन्न शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हो गई सबको? क्लियर? आरोपित शब्द के स्थान पर आप उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है ये नहीं लिखेंगे आप, आरोपित ही आएगा वहां पर, उत्पन्न नहीं आएगा। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि विभवांतर आरोपित करने पर धारा प्रवाहित होती है। अब कई बार ओम का नियम जो होता है एक और तरीके से भी बोला जाता है। कैसे बोला जाता है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डब्बे में बताता हूँ, है ना, नीली स्याही से, ताकि ये आपका ओम का नियम का सत्यापन हो चुका। मैं एक फैक्ट टाइप का बताता हूँ आपको। ओम का नियम ऐसा भी बोला जाता है कि आपके पास में क्या है? v इज इक्वल टू क्या है? v इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? I है। v इज इक्वल टू क्या है? RI है। तो यहां से R का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? v के अपान में क्या आ जाएगा? I आएगा? अरे आएगा कि नहीं? अब यहां अतः कह के एक लाइन दी जाती है, अतः।
कि किसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियत राशि के बराबर होता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और यही क्या है, ओम का नियम है। यानी कि अगर कोई चालक में V विभवांतर आरोपित आपने किया है, चालक पर, किसी चालक पर V विभवांतर आरोपित किया है और उसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I है, तब आरोपित विभवांतर और प्रवाहित धारा का जो अनुपात होगा वो एक नियत राशि के ही बराबर होगा। कैसा होगा, नियत राशि के बराबर होगा, एक निश्चित राशि के बराबर होगा, है ना, जिससे चालक को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। और ये जो R = V/I है, इसको ओम के नियम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, पढ़ा जाता है। क्लियर हो गई बात। तो अगर आपको पूछा गया तो ओम का नियम तो आप देंगे ही, है ना। दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियत राशि के बराबर होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यही ओम का नियम है। क्लियर दैट, यस आर नो, राइट। तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। तो इसका ओम के नियम की शर्तें, ये केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, ये याद रखना। एक इसके लिए सत्य है केवल धातु चालकों के लिए, है ना। अन्य जैसे अर्धचालक आ जाएंगे तो उनके लिए सत्य नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो ये केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। नंबर 2, ओम के नियम में शर्त यह है कि किसी चालक की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर लंबाई में परिवर्तन हुआ तो ये प्रतिरोध में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या उसके आकृति या क्षेत्रफल में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है। तो लंबाई और क्षेत्रफल पर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है। तीसरी चीज क्या है, ताप बदलने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। अभी हम आगे जाकर निर्भरता भी पढ़ेंगे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। इसलिए ये सूत्र हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैपिटल R = ml/ne² τA। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। पढ़े इसको, कैपिटल R = ml/ne² τA। 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। कैपिटल R = ml/ne² τA, ne² τA, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो कितनी चीज हो गई, शर्तें क्या है, चालक की लंबाई में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा प्रतिरोध बदल जाता है चालक का। फिर ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बदल जाता है।
ठीक है। और नंबर 3 अगर आप लिखना चाहें तो यह नियम केवल धातु चालकों के लिए क्या है, सत्य है। क्लियर हो गई बात, है ना। अन्य चालकों के लिए सत्य नहीं है। अर्धचालक आगे मान सिलिकॉन जर्मेनियम, उनके लिए सत्य नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ओम का नियम और उसकी शर्तें और उसका सत्यापन भी साथ में।